नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीरीज चल रही थी और उसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका से लगा करके अधिगम तक हमने चर्चा कर ली थी। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान पे वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुए हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और हम समझने का प्रयास करेंगे व्याख्या सहित कि किस तरीके के प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं और शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता से संबंधित, चाहे वो रीट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती हो, उस सभी के लिए ये विशेष रूप से उपयोगी होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार यदि देख रहे हो और तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और शिक्षा मनोविज्ञान और संस्कृत के वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं जो रीट या किसी भी शिक्षक पात्रता से संबंधित हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वन लाइनर वीडियो। इसमें एक लाइन में प्रश्न पूछा गया है और साथ में उत्तर दिया गया है। इसमें एबेसेदे या बहुवैकल्पिक प्रश्न नहीं दिए गए हैं। हम सीधे इन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बुद्धि, जिस पे हमने पहले चर्चा कर ली है। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने। बुद्धि का संवेगात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने। बुद्धि का संरचना का सिद्धांत किसने दिया? आइजेनक ने। और किशोर की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या है? सबसे नाजुक और सबसे संवेदनशील जो समस्या है वो यौन संबंधी समस्या है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाते हैं? तो व्यक्ति की परिपक्व अवस्था कब शुरू होती है? जब किशोर अवस्था समाप्त हो जाती है, यानी कि 18 वर्ष के बाद। शिक्षण की कौन सी गतिविधियाँ शिक्षण की विभिन्न गतिविधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? तो शिक्षण की गतिविधियों के लिए सबसे श्रेष्ठ काल कौन सा बताया गया है? बाल्यावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं जब बालक के विकास की अवस्था होती है तो वो कौन सी अवस्था की सूचक होती है? मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इस प्रकार के प्रश्न जब बालक के मन में आते हैं तो वो किशोर अवस्था में अधिक आते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ये विचार विकास कभी न समाप्त होने वाली एक सतत प्रक्रिया है। ये निरंतरता का सिद्धांत है और इसको हमने जब विकास और अभिवृद्धि जब पढ़ा था तब हमने इसको देखा था कि निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है। निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? एक मानव व्यवहार का। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन किसका है? विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो कि निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन ड्रेवर का है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? सीखने का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डीवी। डेवी यहाँ पर लिखा हुआ है, जॉन डीवी। ये इनसे संबंधित एक पहले सेकंड ग्रेड राजस्थान आरपीएससी के द्वारा एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि मनोवैज्ञानिक का नाम दिए थे और कहा था कि इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो जॉन डीवी जो है मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि ये एक प्राणी शास्त्र के एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं जो मनोविज्ञान से मेल खाते हैं, लेकिन इनको मनोवैज्ञानिक नहीं कहा जाता है, ये ध्यान रखें। अस्थाई मानव दांत
कितने होते हैं? तो अस्थायी मानव दांत 20 होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम, 1400 ग्राम होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। दोस्तों, आपको यदि इसमें कुछ संशोधन करना हो या आपको ऐसा लगे कि इस प्रश्न का उत्तर और भी अधिक हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। जीन पियाजे ने जेनेवा में किसकी स्थापना की थी? तो लॉवेट्री स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी और इसमें मनोविज्ञान के कई प्रयोग भी किए गए थे। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तकों के नाम: द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। तो ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसकी है? तो जीन पियाजे की है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, ये कई बार पूछा जाता है, संज्ञानात्मक विकास किसने दिया? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए जीन पियाजे ने बालक की कितनी अवस्थाएं बताई है? तो बालक की 4 अवस्थाएं बताई है। पहली है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष तक रहती है। फिर दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक चलती है। तीसरी है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष तक रहती है, 7 वर्ष से। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 18 वर्ष तक रहती है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई है। अगला जो प्रश्न है वो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचान की गई है। तो वो कौन कौन सी है? ये बौद्धिक अवस्थाओं की पहचान करने वाले कौन है? जीन पियाजे। अगला जो प्रश्न है वो विकास कभी न खत्म होने वाली एक प्रक्रिया है। ये किससे संबंधित है? इसका हमने पहले प्रश्न हमने ये देख लिया था, दोबारा छप गया। निरंतरता का सिद्धांत। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो वह धैर्य और दृढ़ता। यानी कि प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनमें धैर्य और दृढ़ता ज़्यादा होनी चाहिए। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दूसरे वर्ष यानी कि जन्म के बाद दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु में शब्द भंडार होता है। 100 शब्दों को वो सीख जाता है जो सामान्य बालक होता है। शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। मैकडूगल के अनुसार ये ऊपर 26वां जो नंबर का प्रश्न है कई बार पूछा जाता है और हम इसमें पूर्व किशोर अवस्था कर देते हैं। एक साथ में ऑप्शन और पूर्व किशोर अवस्था का भी रहता है, लेकिन हमें ध्यान रखें ये बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावनाएं उसमें आ जाती है। वो कभी कभार वो शर्मा जाता है और जब कभी वो कार्य करता है हम उसको शाबाशी देते हैं तो वो गर्व का अनुभव करता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है? तो वो आश्चर्य से है। बाल्यावस्था किस अवस्था तक होती है? तो 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या कहलाता है? स्नायु मंडल। विवेचना रहित विचार किस अवस्था में माना जाता है? तो विवेचना रहित जो विचार है वो लगभग 4 से 7 वर्ष तक के बच्चों में होता है। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? स्टेनबर्ग ने। और इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो वातावरण के साथ अनुकूलन करने की जो प्रक्रिया है वो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि है। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा वातावरण के साथ जो अनुकूलन करता है उसी अनुकूलन को बुद्धि कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है? तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 प्रकार के शब्दों से मिलकर के बनी है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये जिसमें चारों गुण पाए जाते हैं अल्फ्रेड बिने के अनुसार वो बुद्धि है। टर्मन
टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन ने ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, सीटेट में भी पूछा गया है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। सोचने की योग्यता है अमूर्त विचारों के साथ, तो वो टर्मन के अनुसार है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है, उसे हम बुद्धि कहते हैं स्टर्न के अनुसार। बंकिंगम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बंकिंगम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये किसके अनुसार है? बंकिंगम के अनुसार। वेशलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वेशलर ने बुद्धि की परिभाषा दी है कि बुद्धि किसी कार्य करने की, तार्किक चिंतन करने की और वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। कार्य करने की, तार्किक चिंतन करने की और वातावरण के साथ समायोजन करने की जो सामूहिक योग्यता होती है वो वेशलर के अनुसार बुद्धि है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। 38वां प्रश्न में हम देख रहे हैं इस समय। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे जा कर के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य करें। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये बुद्धि पे जब हमने वीडियो बनाया था तब हमने इस तीनों पे अलग अलग तरीके से चर्चा की थी। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? तो यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को कहते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। तार्किक चिंतन करने की योग्यता किसके अनुसार है? स्पीयरमैन के अनुसार। बाल अपराध बढ़ने के कारण क्या है? तो बाल अपराध बढ़ने के कारण बताए गए हैं, एक तो आनुवंशिकता और दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, तीसरा है शारीरिक दोष। ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति का कारण भी बनना, दादा दादी का अधिक लाड प्यार मिलना, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार होना और माता पिता का तलाक आदि, अर्थात घर में कलह वगैरह, क्लेश वगैरह रहता है तो इससे जो है बाल अपराध में वृद्धि होती है। बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या हैं? तो बाल अपराधियों के उपचार एक मनोवैज्ञानिक विधि है, समाजशास्त्रीय विधि है और वैधानिक विधि के अनुसार बाल अपराधियों का उपचार किया जाता है। आगे यदि हम देखें तो समस्याग्रस्त बालक कौन कौन से होते हैं? समस्याग्रस्त बालक वे होते हैं जिनके व्यवहार में कोई असामान्य बात होती है जिनके कारण समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देरी से जाना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में बातें अधिक करना, अधिक क्रियाशील होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाना। इस प्रकार के बालक समस्यात्मक बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, समस्याग्रस्त बालकों को समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? जो समस्यात्मक बालक होते हैं, शिक्षक उनकी समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। शिक्षक को स्वयं बालकों की समस्या का कारण का पता लगाना चाहिए, उनको दूर करें। शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। गिलफर्ड के अनुसार सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है लोचशीलता, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है अपसारीशीलता और चौथा है केंद्र विमुख। तो एक ध्यान रखें, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मौलिकता जो है वो सृजनशीलता का आवश्यक गुण है। अगला जो प्रश्न है वो वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताए हैं? तो सृजनशीलता के कितने तत्व बताए हैं? उन्होंने 5 तत्व दिए हैं। पहला है मौलिकता, दूसरा है अनुकूलता, तीसरा है विचारात्मक, चौथा है विचारों का साहचर्य और पांचवा है
लोथशील व विविध। और दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है, आपने इसमें अंत में ये देख लिया था कि गुड ने जो है सृजनशीलता के कितने तत्व दिए, 5 तत्व दिए, मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मकता, विचारों का साहचर्य और लोथशील और विविध। इस प्रकार से गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं। अगला जो प्रश्न है वो है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, निस्तारण करने की क्षमता और विभिन्नता, ये सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताए गए हैं। सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या है। सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उच्च महत्वाकांक्षी बालक होते हैं, विचार इनके बड़े या व्यापक होते हैं, संवेदनशीलता अधिक इनमें पाई जाती है और एकाग्रता के ये भंडार होते हैं, अर्थात इनमें एकाग्रता सर्वाधिक पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी, अरस्तु ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी, अरस्तु ने। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी है। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी है। पहली घर एवं परिवार, दूसरी है खेल का मैदान और तीसरा है स्कूल। तो पहली पाठशाला घर और उसका परिवार माना जाता है, दूसरी जो है वो खेल का मैदान मानी जाती है और तीसरा जो है वो उसका विद्यालय पाठशाला के रूप में आता है सामाजिकरण करने की प्रक्रिया के अंतर्गत। हमने जब सामाजिकरण का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इसको अच्छी तरीके से देखा था। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और शिक्षा मनोविज्ञान की जो अगली सीरीज है उसका वीडियो लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए आप एक बार इनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि अब जो है रीट जो परीक्षा है वो भी अब लगभग सितंबर में आयोजित होने की संभावना है। तो आप जो है इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपना अध्ययन भी जारी रखें और जहाँ तक हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।